तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल। इस समय बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की कंप्लीट प्रयास सीरीज मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के थ्रू की जा रही है, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी का ये सब कुछ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा सेल क्या होती है, व्हाट इज सेल। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं बेटा, सेल कहते हैं। तो जैसे किसी भी सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उस विज्ञान को, उस शाखा को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सबसे पहले बात आती है साइटोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक साइटो और एक लॉजी। तो साइटो मीन्स बेटा सेल और लॉजी माने स्टडी, तो मतलब स्टडी ऑफ सेल। याद रखना, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका की स्टडी को ही, सेल की स्टडी को ही, सेल के बारे में जानने को ही, सेल के बारे में पढ़ने को ही क्या कहते हैं बेटा, साइटोलॉजी नाम दिया गया है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हमारा शरीर का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, तो देखो सबसे पहले कोशिकाएं मिलती हैं और कोशिकाओं के बाद में जब कई सारी कोशिकाएं, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। जब ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनते हैं तो सिस्टम बनते हैं और ग्रुप ऑफ सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। ये क्या है बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब इंसानी शरीर, इंसान का शरीर किस प्रकार से बना हुआ है। तो सबसे पहले कोशिकाओं, सेल, कई सारी सेल मिलकर बेटा टिश्यू बनाती हैं। जब कई सारे टिश्यूज कंबाइंड हो जाते हैं, सेम फंक्शन करने वाले टिश्यूज, तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। देन सिस्टम बनते हैं और पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात। चलिए, द सेल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेला। जो सेल वर्ड है वो कहां से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सेला, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। और देखो स्मॉल रूम का मतलब क्या होगा, सेल एक छोटा, एक कमरे जैसी संरचना है या एक छोटा घेरा है, छोटा कमरा है जिसके अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम कोशिका या सेल कहते हैं। सेल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ये आप डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली बड़ी आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात आती है सेल की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक हनी कॉम्ब लाइक, यानी हनी कॉम्ब समझते हो, मधुमक्खी के छत्ते जैसी डेड सेल्स जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने खोज करी, देखी, जिसको टर्म दिया सेल, जो कि एक डेड सेल थी बेटा। कैसी सेल थी, याद रखना, कैसी सेल थी, डेड सेल थी, जो कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज करी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी खोज करी, डेड सेल की। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, तो आंसर आएगा रॉबर्ट। लेकिन यदि हम लाइव सेल की बात करें, यदि लिविंग सेल की बात करें, तो सबसे पहले एवी लुआन हुक या एंटनी वॉन लुआन हुक नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहले लाइव सेल की, जिंदा सेल की खोज करी। क्लियर हो गया, या एनिमल सेल की खोज करी। ठीक है, दोनों की डिस्कवरी पता लग गई। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिसकी रॉबर्ट ब्राउन ने की, जो रॉबर्ट ब्राउन ने की, जिसकी न्यूक्लियस की, किसकी बेटा, न्यूक्लियस की। याद रखना, न्यूक्लियस की खोज किसने की, 1823 में न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए, अब बात आती है सेल के टाइप्स की, सॉरी पार्ट की। अगर हम बात करें तो सेल में, सेल को तीन तरह से डिवीजन किया गया है। सेल का डिवीजन जो किया गया है वो तीन तरह से किया गया है। एक सेल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल, और एक न्यूक्लियस। तीन तरह से इसका डिवीजन किया गया है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस। अब इस डायग्राम में आप क्लियरली देखो, इस डायग्राम में आप क्लियरली देखिए, ये सामने जो डायग्राम बना हुआ है वो किसका बना हुआ है बेटा, सेल का, एक लिविंग सेल का डायग्राम है, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल आपको दिख रहे हैं।
जैसे उदाहरण के लिए इसी में आपको मैं बता दूं, देखिए सबसे आउटर साइड में सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होती है। देखिए सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो सेल को चारों तरफ से, जो कोशिका को चारों तरफ से कवर करने का काम, कवर अप करने का काम जो करती है, वो कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन करती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप ब्लू कलर से देखो, ये पानी जैसा जो भरा हुआ है, यानी फ्लूइड जैसा जो भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब सेल ऑर्गेनिल कौन कौन से हो सकते हैं, सेल ऑर्गेनिल कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि न्यूक्लियस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ बेटा, उसके बाद में लाइसोसोम हुआ, लाइसोसोम, राइबोसोम। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, सेल ऑर्गेनली तो है, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल यानी छोटे ऑर्गन्स हैं। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है सामने, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है जो कि वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गोल्जी एपरेटस, यानी कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको बोला जाता है राइबोसोम। समझो ध्यान से, राइबोसोम। ठीक है, आगे इनकी सबके फंक्शंस भी आपको मैं बताऊंगा। राइबोसोम, ठीक है, क्लियर हो गया, राइबोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया। तो ये छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन्हीं चीजों के बारे में, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब बात आती है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, नंबर एक मेम्ब्रेनस और नंबर टू नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस में क्या अंतर है बेटा, मेम्ब्रेनस का मतलब हो गया ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके ऊपर कोई भी परत या झिल्ली या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। और जिन पे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी परत या किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली या किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। क्लियर हो गया। तो इसमें मेम्ब्रेनस में कौन कौन से आते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस में कौन कौन से आते हैं। तो मेम्ब्रेनस में आता है नंबर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और पेरियोक्सोम और न्यूक्लियस। इधर नॉन मेम्ब्रेनस में सेंट्रियोल्स, माइक्रोफिलामेंट और मैक्रोट्यूब्यूल्स। ये सभी जो स्ट्रक्चर आती हैं वो मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पर डिवीजन किया गया है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेल, यानी कोशिका के कार्य। वैसे तो आगे भी मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एक बेसिक फंक्शन से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। अगर हम फंक्शन ऑफ सेल की बात करें, तो बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। हमारी जो शरीर है वो करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बेटा बना हुआ है। दूसरा फंक्शन, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू दी बॉडी। क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। सेल इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कि जो कोशिका है, जो सेल है, जो कोशिका है, वो क्या है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाली है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर देने वाली है, या स्मॉलेस्ट सेल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है। ठीक है, क्योंकि यही सेल आगे चल के टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला फंक्शन, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी फूड, और फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। उसके अलावा अगला फंक्शन क्या होगा, इट कन्वर्ट एटीपी यानी एनर्जी फ्रॉम दी न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। और अगला है सेल कंटेंट डीएनए ऑफ द बॉडी हेरिडिटी, यानी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर डीएनए बेटा प्रेजेंट होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या जो डीएनए होता है, उस डीएनए का काम क्या होता है, एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, माने एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, डिलीवर करना। ठीक है, वो भी कौन सी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में या कोशिका झिल्ली के बारे में, देखिए एंड तक पढ़िएगा, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, समझ में आएंगी।
तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? कोशिका के ऊपर यानी सेल के ऊपर एक परत, एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, एनक्लोज करके रखती है सेल को चारों तरफ से, जिसका काम होता है सेल को एनक्लोज करना, साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करना या सेल की बाउंड्री प्रोवाइड करना। ठीक है, तो समझिए इसके बारे में। ऑल लिविंग सेल आर कवर्ड विद थिन इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल एंड लिविंग बाउंड्री विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी प्रत्येक सेल, हमारे शरीर में प्रत्येक सेल एक थिन, एक पतली, इलास्टिक और सेलेक्टिवली परमिएबल एक मेम्ब्रेन के द्वारा, एक बाउंड्री के द्वारा कवर्ड रहती है, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो देखो, ये थिन है, पतली है, इलास्टिक है, इलास्टिक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है बेटा? सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब हो गया? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है जो सेलेक्टिव चीज है, जो काम की चीजें हैं, वही सेल के अंदर एंट्री करेंगी, बाकी कुछ भी एंट्री नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सेलेक्टिव सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। आप देखिए सामने, ध्यान से सामने देखिए बेटा, ध्यान से। ये जो डायग्राम बना हुआ है वो किसका डायग्राम बना हुआ है? ये बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन का। अगर हम सेल मेम्ब्रेन में देखें और इसको हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखें इस पार्ट को, तो सेल मेम्ब्रेन में आप देखो इस तरीके से बेटा स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है, बनी हुई है। तो ये क्या है? ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या हैं? ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या होते हैं? ये जो मॉलिक्यूल हैं ये है फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल। क्या है ये? फॉस्फोलिपिड होता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड से ही तो ये मिलके बनती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन इन्हीं से मिलकर के ये पूरी पूरी लेयर बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें फॉस्फोलिपिड में अगर हम बात करें तो ये इसका हेड हो गया बेटा, ये इसका हेड पार्ट है और ये इसका टेल पार्ट है। ऊपर ये हेड पार्ट होता है इसका फॉस्फोलिपिड का और नीचे टेल पार्ट होता है। इस तरीके से बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, बाई लेयर है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है ये। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कोशिका के अंदर या सेल मेम्ब्रेन होती है, वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की और प्रोटीन की बनी हुई होती है। और ये बाइलिपिड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? बाइलिपिड, डबल लेयर होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। अगर आप गौर से देखो तो इसमें ये प्रोटीन्स है बेटा, ये जो प्रोटीन्स हैं जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से जानते हैं, यही वो चैनल है, यही वो जगह है जहां से होकर के कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सेलेक्टिव सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करता है या एग्जिट करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट कि इसका जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, याद रखना। इसका जो हेड होता है किसका? इसका फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, देखिए हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? पानी को वाटर लविंग यानी पानी में घुलनशील। और इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर हेटिंग, मतलब पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील नहीं होती है। समझ गए? तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन सब्सटेंस से बेटा कंपोज्ड होती है, बनी हुई होती है। एक प्रोटीन, एक लिपिड जो कि बाई लेयर होती है, और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या क्या होता है? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। जिसमें से अगर हम लिपिड लेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। जो लिपिड की लेयर थी उसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इसके बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूं कि जो लिपिड लेयर है उसका जो एंड होता है हाइड्रोफिलिक एंड, और एक एंड होता है इसका हाइड्रोफोबिक। एक एंड होता है इसका हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा होता है? ये रहा हाइड्रोफिलिक एंड, ये रहा, जिसको कि हम हेड के नाम से जानते हैं। जो हाइड्रोफिलिक एंड है ये तो हो गया हेड, और हाइड्रोफोबिक जो एंड है वो क्या हो गया? टेल हो गया। क्लियर हो गया? और जो लिपिड बाई लेयर है, ठीक है, याद रखना, जो लिपिड लेयर है वो बाई लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती है और पूरी पूरी सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करती है। उसके अलावा फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वो इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये हमने थोड़ा सा बाई लेयर के जो लिपिड्स थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम प्रोटीन के बारे में बात करें तो
इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन होती है बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन जो धसी हुई होती है ना, इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि क्या करती है, जैसे उदाहरण के लिए ये लिपिड के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, इसके बीच में हो गई प्रोटीन, लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है प्रोटीन, इसी को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो टाइटली बाउंड होती है फॉस्फोलिपिड्स के साथ, ये फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल जो थे उनके साथ में टाइटली बाउंड होती है, ठीक है, और एम्बेडेड यानी धसी हुई होती है किसके अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर, ठीक है, उस जगह यानी जहां पर ये फुल थिकनेस में होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन में पूरी तरह से जहां पर ये प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, जुनेल प्रोटीन, ठीक है, जुनेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पैसेज है बेटा, ये एक पैसेज है, एक रास्ता है जहां से होकर के सेल के भीतर, सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का आदान प्रदान होगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो प्रोटीन ही एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है लिपिड लेयर, इसमें लिपिड की लेयर में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसका काम है, जिसका फंक्शन है प्रोटीन का एक्सचेंज करवाना, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कार्बोहाइड्रेट। तो मॉलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट मेक ए थिन बैगी कवरिंग ओवर द कंप्लीट सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो चारों तरफ से घेर के रखते हैं, या इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट इसकी मेम्ब्रेन में, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में आप देखो गौर से, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, इसके ऊपर देखो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बेटा, किस कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट के, ये रहे, ये देखो, ये प्रोटीन्स के ऊपर है, ये रहे, ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। चीजें समझ में तो आ रही है ना, समझ में तो आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करिए, और लेक्चर को बेटा एंड तक देखिएगा, लेक्चर को एंड तक देखिएगा, तभी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और इस लेक्चर के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको कंप्लीटली सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। अब बात आती है फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये सिलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ही सब्सटेंस, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, वही सेल के अंदर मोस्टली एंटर कर पाते हैं प्रोटीन के रास्ते से, ठीक है। इसलिए ये एक सेलेक्टिव बैरियर हो गया, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगला स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर अटैचमेंट ऑफ हार्मोन, और सेल को मेम्ब्रेन के पास में बहुत ही स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हार्मोन को अटैच करने का काम करते हैं। उसके अलावा वो केमिकल मैसेंजर की तरह, या केमिकल मैसेंजर जो होते हैं हार्मोन, और उसके साथ साथ जो केमिकल मैसेंजर है उनको रिसीव करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को, यानी सेल की जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले हार्मोन है या केमिकल रिसेप्टर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट एज कैरियर्स, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट इंटीग्रल प्रोटीन है वो ही कैरियर की तरह काम करती है। कैरियर का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन कराने वाले, एक जगह से दूसरी जगह तक। अगर किसी सब्सटेंस का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ हो रहा है तो वो कैरियर्स के थ्रू हो रहा है, मतलब प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट गिव इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी टू द सेल। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी दे रहे हैं, यानी कोशिका को की इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैसे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो किसी भी प्रकार से, कैसे भी, और एबनॉर्मल जो सब्सटेंस है उनको एंटर सेल के अंदर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी सेल को प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है जो इंपोर्टेंट चीज है वो है साइटोप्लाज्म। जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म यानी साइटो और प्लाज्म, साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब फ्लूइड, यानी एक ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, इट इज ए फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को कंसिस्ट करता है, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तो अब एक एक करके हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, समझिएगा ध्यान से। सब ऑर्गेनेल, ये सेल ऑर्गेनेल क्या है, इट इज ए सब सेलुलर स्ट्रक्चर इट दैट हैव वन और मोर स्पेसिफिक जॉब्स टू परफॉर्म इन द सेल मच लाइक ऑर्गन डज इन द बॉडी। जिस प्रकार से शरीर के ऑर्गन्स, हमारे शरीर के ऑर्गन्स
शरीर में काम करते हैं, बॉडी के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल या लिटिल ऑर्गन, सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो लिटिल ऑर्गन्स होते हैं बेटा, लिटिल ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के लिए काम करते हैं। जैसे फर्स्ट सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस होता है, हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उसका पावर हाउस है। तो ये कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का बिजली घर। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या आएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। क्लियर है मामला? क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी साइज के बारे में। तो इसका साइज होता है 0.5 से 1.0 म्यूमीटर तक, लेंथ होती है इसकी 1 to 10 म्यूमीटर, और उसकी शेप होती है बीन शेप। ठीक है, किस शेप का होता है? ये बीन शेप, राजमा की शेप का होता है। ठीक है, ये सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो किसकी दिखाई दे रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की। इस माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप गौर से देखो तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी, है ना, सॉरी क्रिस्टाई बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्रिस्टाई बोलते हैं। यहीं पर इसी जगह इसी इन्हीं स्थानों पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा? एटीपी बनती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी देती हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस, पावर हाउस बोलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। अगला, ऑर्गेनेल फाउंड इन लार्ज नंबर इन मोस्ट ऑफ द सेल। याद रखना, हमारे शरीर की प्रत्येक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और लार्ज नंबर पे, मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसलिए ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की और कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। ये ध्यान रखना, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है। इसके अंदर अगर हम इनर साइड में जाएं तो इसकी जो इनर लेयर होती है उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो जिनको हम क्रिस्टाई बोलते हैं। और क्रिस्टाई क्या करते हैं? एटीपी का, वही उसी स्थान पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिव। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अंदर डीएनए, डीऑक्सी राइबो एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ रेप्लिकेटिव है। मतलब वो खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद से अपने आप की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करें तो मोस्टली ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म फॉर्म CO2, H2O और एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे पहले काम अगर हम बात करें, सबसे इंपोर्टेंट काम, तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल काम कर रहे हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम, उनको मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन कराने का काम, मेटाबॉलिज्म चलाने का काम, ये किसका होता है बेटा? ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो पावर नहीं होगी, पावर नहीं होगी तो ये सेल ऑर्गेनल प्रॉपर तरीके से अपने काम, अपने वर्क नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा सेकंड फंक्शन है इसका सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। लिख लो बेटा इन सब चीजों को, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द हीट, हीट का प्रोडक्शन ये करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला, रोल ऑफ एपोप्टोसिस, देन सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। रोल इन न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो नर्व इंपल्सेस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। ठीक है, अगला, रोल इन कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, इनका अगला कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म करने में भी हेल्प करते हैं। अगला सेकंड अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी, अगला ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी, जिसको हम गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। और गोल्जी बॉडी मोस्टली सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, मेमेलियन आरबीसी की अगर हम बात करें या स्पर्म सेल, अगर हम मैच्योर आरबीसी की बात करें, किसकी? अगर हम मैच्योर आरबीसी की बात करें या स्पर्म की बात करें, स्पर्म सेल, तो इन दोनों के अंदर बेटा ये गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, एब्सेंट होता है। ठीक है,
और मैच्योर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस भी नहीं होता, याद रखना मैच्योर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, याद रखना एब्सेंट होता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब ये गोल्जी ऑपरेटर्स होता क्या है, तो इट इज ए फॉर्म्ड ऑफ 4 और मोर लेयर्स ऑफ थिन फ्लैट एनक्लोज वेसिकल्स लाइंग नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में ये कई सारी लेयर का बना हुआ 4 लेयर्स टिश्यू, ये या 4 लेयर ऑर्गेनेल होता है जो कि न्यूक्लियस के नजदीक न्यूक्लियर के पास होता है, जिसको हम एंडोप्लाज्म, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह दिखता है। सामने आपको जो दिख रहा है डायग्राम, वो किसका है, वो किसका है, गोल्जी एपरेटस का। सामने देखो ये गोल्जी एपरेटस के कई सारे ये फोल्ड जैसी संरचना पर नहीं है ना, ये गोल्जी एपरेटस है बेटा। क्या है, गोल्जी एपरेटस है। उसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल की जो मटेरियल है उनको सिंथेसिस करता है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनने की जब प्रक्रिया होती है, तो उस समय एक्रोसोम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ गोल्जी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, गोल्जी एपरेटस का काम है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। गोल्जी बॉडी का काम होता है बेटा, एक और फंक्शन आप लिख सकते हो क्या, पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स का पैकेजिंग करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम, लाइसोसोम माने ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, या इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका का सुसाइडल बैग है, याद रखना। आत्मघाती थैली इसको बोला जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जब कोई भी सब्सटेंस एबनॉर्मल वर्क करे, या कोशिका के अंदर कोई भी ऐसा एबनॉर्मल सब्सटेंस एंटर कर जाए, तो उसको लाइसोसोम ही किल करता है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये एक स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम सुसाइडल बैग या हाइड्रोलाइट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी एबनॉर्मल सब्सटेंस को ये गलाने का या खत्म करने का या डिस्ट्रॉय करने का काम ये करते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है हेट्रोफेजी। हेट्रोफेजी का मतलब डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल रिसीव्ड बाय द सेल बाय द फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, मतलब फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो फॉरेन मटेरियल, जो बाहरी पदार्थ जो कि कोशिका के अंदर एंटर कर गए, तो उनको किल करने का काम, उनको डाइजेस्ट करने का काम ये करता है, इसलिए इसको हेट्रोफेजी बोला गया है। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी का मतलब ऑटो, खुद के ही, यानी ओल्ड या डेड सेल ऑर्गेनेल्स को खुद ही डाइजेस्ट ये करने की प्रॉपर्टी, करने का सामर्थ्य अपने अंदर ही रखता है। और देन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के बाहर भी यदि कोई एबनॉर्मल पदार्थ आसपास घूम रहा है तो उसका भी डाइजेशन करने में ये हेल्प कर रहा है। मतलब कुल मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल इसको बोला गया है, या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको बोला गया है, ये इसका काम है। बात आती है अगला सेल ऑर्गेनेल, जिसका नाम है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको डिस्कवर किया था सबसे पहले पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। और इट इज फॉर्म्ड ऑफ एन एक्टेन, अब ये होता क्या है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ एन एक्सटेंसिव इंटरलैकिंग नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन लाइन टिब्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो भी क्या है, देखिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क, मेम्ब्रेन्स के जो नेटवर्क है वो बने हुए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की क्या है, ये समझो बेटा आप, ये समझो ई आर एंड बेटा, हो सकता है ये क्लास लंबी हो, थोड़ी सी हो सकता है ये क्लास लंबी हो, लेकिन आपको सेल के बारे में पूरी, क्योंकि हम इस समय काय की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर की बेटा, काय की तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर की। और सब्जेक्टिव पेपर में जब तक आप कंटेंट नहीं लिखोगे, अगर 10 नंबर में सेल आ गया तो आपको ये सारा कंटेंट बेटा लिखना पड़ेगा। अगर आप सेल का पूरा कंटेंट नहीं लिखोगे तो आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं बेटा जो ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है उसके लिए भी कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर मेन होता है बेटा, फर्स्ट ईयर बेस होता है, और जिस मकान का बेस मजबूत नहीं होता, जिस मकान की नींव मजबूत नहीं होती, वो ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। इसलिए आपका बेस मैं क्लियर करवा रहा हूँ फर्स्ट ईयर से ही। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से फाइट कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, उसकी तैयारी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है बेटा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बेटा, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर क्या है? अंतर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं बेटा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ खुरदरा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कंटिन्यूअस मेम्ब्रेनस सिस्टम। ये क्या है बेटा? एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम है जो कि फ्लैटेंड सैक का बना हुआ है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है और उसके कई सारे फंक्शन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ फोल्डिंग मॉडिफिकेशन, ये बहुत सारे काम है। ये सामने आप जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो आपको दिख रही है रफ और एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे पी येलो येलो कलर के डॉट्स बने हुए हैं, मतलब दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे कोई भी किसी, जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये बना दिए दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ। तो इस पे एक पे तो क्या है बेटा, ये इस तरीके से राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एक पे तो इस तरीके से राइबोसोम प्रेजेंट है, और एक प्लेन है जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ ईआर। क्या बोलते हैं उसको हम? स्मूथ ईआर। ठीक है, चलिए उसके बाद में आते हैं हम टाइप्स की। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और स्मूथ वाले को ए ग्रेनुलर कहते हैं। और उसके फंक्शंस पे आ जाइए आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन यदि हम बात करें तो एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस तक पहुंचाने का काम, एक्सचेंज करने का काम इसका होता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी, अच्छा ये याद रखना, गोल्जी बॉडी जो मैंने आपको बताया था, गोल्जी बॉडी का काम पैकेजिंग भी होता है, प्रोटीन को पैक करने का काम होता है, जो कि मैं आपको शायद बता चुका हूँ, है ना। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। लेकिन ये समझो, जो गोल्जी बॉडी प्रोटीन को पैक करता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ईआर। याद रखना, जो गोल्जी बॉडी है बेटा, गोल्जी बॉडी है वो पैकिंग करता है किसकी? प्रोटीन की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन बनाता कौन है इसको? राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई, गोल्गी बॉडी ने पैकिंग की, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। याद रखिएगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें लिपिड, वो लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, यानी फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी निर्माण करने में हेल्प करते हैं। अगला, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कुछ सब्सटेंसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। अगला, रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है सेल के अंदर। अगला, सेल के अंदर क्या काम है इसका? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम को भी फॉर्मेट करता है। उसके अलावा अगला फंक्शन क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ द स्टेरॉयडल हार्मोन, यानी स्टेरॉयडल हार्मोन के प्रोडक्शन और सीक्रेशन में भी ये हेल्प करता है। क्लियर है मामला? क्लियर है। चलिए उसके बाद में, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ये हेल्प करेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट राइबोसोम की। राइबोसोम, जिसको भी हम इंजन ऑफ द सेल या इंजन ऑफ द ऑल कहते हैं। तो राइबोसोम क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल विच कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। याद रखना, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है बेटा, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की? तो प्लेज, एक प्लेज नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टर्म दिया बेटा राइबोसोम। और राइबोसोम जो है एक स्मॉल सेल ऑर्गेनेल होता है जिसपे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, और इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सामने आप देखो तो ये क्या है? ये राइबोसोम से बेटा, ये राइबोसोम है। राइबोसोम कैसे होते हैं? स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। याद रखना, जो राइबोसोम है वो कैसे होते हैं? ग्रेन्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, यानी छोटे छोटे ग्रेन्यूल जैसी संरचना, दानेदार संरचनाएं होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल। तो राइबोसोम आप समझ गए होंगे। ये क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अच्छा, सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल नीचे आप देख सकते हो। सेंट्रियोल बड़े ही स्पेशल स्ट्रक्चर है जो ओनली सेल में डिवीजन के दौरान, जब कोई भी सेल डिवाइड होती है, मतलब जब सेल का डिवीजन होता है
जब एक सेल दो सेल या दो एक सेल चार सेल में डिवाइड होती है यानी माइटोसिस या म्यूसिस की प्रोसेस होती है तो उस समय सेंट्रियोल कोशिका के अंदर दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, याद रखना। तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, हेल्प इन सेल डिवीजन। पता है हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं रेप्लिकेट कर सकती हैं, क्यों, सेंट्रियोल की वजह से डिवाइड कर सकती है सेंट्रियोल की वजह से, लेकिन जो नर्व सेल होती है ना, नर्व सेल वो कभी भी डिवीजन नहीं करती, यानी डिवाइड नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकती मतलब रेप्लिकेट नहीं कर सकती, रीफॉर्मेशन इनका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें सेंट्रियोल नहीं होता है, उनमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नहीं बनता है। इसलिए एक बार नर्व सेल यदि डैमेज हो गई तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं करती है, रीजनरेट दोबारा से नहीं करती है। क्लियर हो गया। तो ये सेंट्रियोल एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है जो अपीयर होता है सेल डिवीजन के टाइम पे और जिसका काम होता है सेल को डिवाइड करना प्रॉपर, ठीक है। और साथ में इक्वल डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का प्रॉपर इक्वल डिवीजन करना ये इसका वर्क है, काम है। अब बात आती है बेटा न्यूक्लियस के बारे में, जो कि सबसे इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, जिसको हम पूरी कोशिका का मास्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरी कोशिका का मास्टर, उसको कंट्रोलर ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, कंट्रोलर ऑफ सेल, कोशिका का कंट्रोलर है बेटा, इसी से चलती है पूरी कोशिका। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था। और इट इज द दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। देखिए जो एमसीक्यू आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें 1 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, कौन कौन से, एक तो कंट्रोलर ऑफ द सेल, तो वो भी न्यूक्लियस हो गया। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी, तो वो न्यूक्लियस की खोजकर्ता के बारे में हमने पढ़ लिया। और उसके अलावा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर रहेगा न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोलर और डायरेक्शन ऑफ द सेल, इट कंट्रोल हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, सेल की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी सबको कंट्रोल करने का काम ये करता है। देन न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, तो द न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेनस बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी which control all the cell metabolism include the genetic information of the cell। और सेल इसलिए भी, ये न्यूक्लियस इसलिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, साथ में इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। वो किसमें होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रली प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन देखिए हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन अगर हम मैच्योर आरबीसी की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सामने जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो काय की है, वो है न्यूक्लियस की। ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हो बेटा ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस के पास में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और न्यूक्लियस के आसपास जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो समझो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर से घिरी हुई है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो कि प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिस है ना, जिनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत माइन्यूट छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, उनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं वो स्पेशल एंजाइम्स कंसिस्ट करते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करते हैं, जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियस के अंदर बेटा न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस क्या है, इट इज ए स्मॉल dense rounded slightly irregular structure present in the nucleus of the cell during interphase। याद रखना इंटरफेज के दौरान, इंटरफेज के दौरान ये हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है, इंटरफेज के दौरान हमें दिखाई पड़ता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो गौर से, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल डिवीजन में ये भी हेल्प करता है। और याद रखना कैल्शियम जो है, कैल्शियम इसके मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। और इसमें 85% प्रोटीन, 5% डीएनए और 10% आरएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो इसलिए राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल, यदि कोई क्वेश्चन आ जाए राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल तो आंसर आएगा न्यूक्लियोलस। यदि क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल तो आंसर आएगा राइबोसोम। अब बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। तो इट कैरी genetic information that help in inheritance of the characters।
यानी हमारे शरीर के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम न्यूक्लियस का होता है, क्योंकि इसी के अंदर डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। उसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रेजेंट सेल टू डॉटर सेल, समझ गए, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का ये वर्क करता है, काम करता है। तीसरा फंक्शन इसका कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल बाय सेंडिंग एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है ये। उसके अलावा डेवलप वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल्स, तो न्यूक्लियस इज एवोल्यूशनरी रोल, है ना। न्यूक्लियस को देखो, सबसे पहले तो ये समझो दिमाग में कि न्यूक्लियस एक ऐसा इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसके बिना यहाँ सेल में कुछ नहीं होता, क्योंकि यही कंट्रोल करता है, यही सभी सेल ऑर्गेनेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है। इट कंट्रोल सेल डिवीजन थ्रू द जीन, जीन की मदद से ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, सेल डिवीजन। अगला, इट फॉर्म्स सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की सब यूनिट बनाता है। इट आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड इट इज द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में प्रोटीन और आरएनए को ये स्टोर करने का काम करता है। अब बात आती है, लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा फंक्शन ऑफ द सेल, कोशिका के कार्य। तो सबसे पहला है सेल इज एबिलिटी टू डिटेक्ट रेस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट। सेल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो एनवायरनमेंट की जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको ये डिटेक्ट करके उस पर रेस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। सेल कैन एब्जॉर्ब फ्लूइड एंड डिसॉल्व सब्सटेंस डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल की एक प्रॉपर्टी है बेटा, क्या, कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है जो फ्लूइड्स आ रहे हैं ना, जो फ्लूइड्स हैं उनको, जो डिसॉल्व फ्लूइड्स हैं, सब्सटेंस है, उनको डायरेक्टली ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब कर देता है, जिससे कि सेल ग्रोथ, सेल की रिपेयर और एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। अगला, सेल हैज एबिलिटी टू यूज O2 कंबाइंड विद फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर व्हाइल रिलीजिंग एनर्जी फॉर इंट्रासेलुलर एक्टिविटी। सेल के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या, सेल के अंदर CO2, ऑक्सीजन और वाटर और साथ में जो फूड सब्सटेंस है उनके साथ कंबाइंड करके, रेस्पिरेशन करके या मेटाबॉलिज्म करके सेलुलर एक्टिविटीज को सेल खुद एबल होती है करने के लिए, ठीक है। यानी सेल के अंदर स्पेशल ऑर्गेनेल है जिसका नाम मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, ठीक है। उसके अलावा सेल इज एबल टू डिस्चार्ज अनयूज्ड वेस्ट मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर एक खासियत भी है कि जो सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम ने खत्म कर दिया, उसके जो अवशेष हैं, उसकी जो फॉरेन जो बचे हुए पदार्थ हैं उनको भी वेस्ट मटेरियल हो गए, वेस्ट मटेरियल को भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्चार्ज करने में ये सेल एबल है, यानी कर सकती है डिस्चार्ज। अगला, सेल हैव एबिलिटी टू इंक्रीज इन साइज व्हेन इट रीचेस द लिमिट ऑफ इट्स ग्रोथ, इट रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग टू स्मॉलर सेल्स। मतलब सेल के अंदर एक सेल डिवीजन की भी एबिलिटी होती है बेटा। सेल के अंदर किसकी एबिलिटी होती है, सेल डिवीजन की। अब ये सेल डिवीजन क्या होता है, यानी किसी भी कोशिका का एक कोशिका का या तो 2 में डिवाइड कर जाना या एक कोशिका का 4 में डिवीजन करना, यानी कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन। दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो, आज की क्लास में समझ में आया हो। देखो, हो सकता है ये क्लास लंबी और लंबी भी है, क्लास थोड़ी लंबी है क्योंकि सब्जेक्टिव हम तैयारी कर रहे हैं बेटा, सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये क्लास थोड़ी सी लंबी है। लेकिन सेल के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दे चुका। उसके अलावा यदि आपको शॉर्ट में पढ़ाना है, उसके अलावा और पढ़ना है, तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर सेल के बारे में और लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, आप वहां पे देख सकते हो। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये जो नोट्स है हमें कैसे मिलेंगे, तो इसको नोट्स का मिलने का तरीका है बेटा, आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको इस वीडियो का लिंक और साथ में इस लिंक के नीचे ही आपको इस वीडियो के नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा मिनी अटेम्प्ट से जुड़ते रहिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।